हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जुगनू एस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी उसका चैप्टर 9। इससे पहले जो बाकी चैप्टर्स हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल जुगनू आईएएस अकेडमी पे जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, अरविंद एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल में समुद्रगुप्त का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वो एक राजा का रोल प्ले कर रहा है। वो समुद्रगुप्त का रोल प्ले कर रहा है, जो एक फेमस रूलर है एक डायनेस्टी के, जिसको हम गुप्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुप्ता की डायनेस्टी मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो समुद्रगुप्त हैं वो उनको हम जानते हैं फ्रॉम लॉन्ग इंक्रिप्शंस जो कि अशोका पिलर पे इंस्क्राइब है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद में है। और कुछ जो और नॉलेज हमें उनके बारे में मिलती है, वो जो हरि सेना थे उनके दरबार में वो पोएट और मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कुछ काव्य वगैरह कंपोज किया है, उसके थ्रू हम उनको जानते हैं। और जो स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हमें उनके बारे में जानने को मिलती है वो है प्रशस्ति। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की तारीफ़ में कुछ वर्ड कहने, मतलब किसी की तारीफ़ में कुछ ऐसे वर्ड कहने। ठीक है, ताकि उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसको वो बता सकें। ठीक है, तो प्रशस्ति जो था वो कुछ रूलर्स ने अपने बारे में प्रशस्ति को कंपोज करवाया था, जो चैप्टर 8 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, जब वो और भी कुछ गुप्ता एम्पायर के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उस टाइम के, उन्होंने भी अपने बारे में कुछ प्रशस्ति जो है वो लिखवाए हैं। अपने तारीफ़ में कुछ वर्ड जो है वो कुछ पोएट्स के द्वारा उन्होंने लिखवाए हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अगर हम देखें तो ये पोएट जो होते हैं ना, वो कुछ राजा के दरबार में कुछ पोएट्स होते हैं, तो वो राजा के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो उनकी तारीफ़ में लिखे गए होते हैं। ठीक है, उनके तारीफ़ में बनाए गए पुल, जैसे ना तारीफ़ों के पुल बांधने। ठीक है, इस तरह के कुछ। तो जो इनकी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। पोएट ने प्रेज़ किया है किंग को, कुछ ग्लोइंग टर्म्स दिया है। जैसे कि लिखा है कि वो एक वॉरियर थे, वो एक ऐसे किंग थे जिन्होंने बैटल्स में विक्ट्रीज़ हासिल की थी, कई जीतें प्राप्त की थी उन्होंने। और वो एक बहुत ही ज़्यादा लर्न और बेस्ट पोएट थे। ठीक है, और उन्होंने लिखा है कि ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स, कि उन्हें भगवान के बराबर डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, वो अपने आप को भगवान के बराबर मानते हैं। और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी प्रशस्ति है लॉन्ग सेंटेंसेस में, लेकिन कुछ हम प्रशस्ति देखेंगे उनमें से। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि समुद्रगुप्ता को एज अ वॉरियर कैसे दर्शाया गया है कि उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग थी, और वो जो कुछ प्लेंटियस ब्यूटी मार्क्स थे। ठीक है, जिसको ब्यूटी मार्क्स थे, 100 ऑफ स्कार्स थे, मतलब दाग थे, जो कि जो युद्ध में वो लड़ते थे तो कुछ कुल्हाड़ी से, तीरों से, चाकू से या फिर भाले से, जो भी इन सब से जख्म उन्हें लगे थे, उनके मार्क्स उनकी बॉडी पे रह गए थे, जिसको ब्यूटी मार्क्स माना जाता था कि एक वॉरियर के लिए ये सब मार्क्स जो है ये एक ब्यूटी मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक वॉरियर की जो एक वीर गाथा है वो उसके थ्रू बयां होती है। राइट, उसके बाद हम ये एक मैप देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, ये जो कलर्ड है, ग्रीन कलर्ड है। ठीक है, रूलर जो था आर्यव्रता का एरिया जो कि ग्रीन शेडेड है, जो ऑलरेडी मैंने आपको मैप में दिखाया, वहाँ पे 9 रूलर्स थे। ठीक है, जो वहाँ पे 9 रूलर्स थे, और समुद्रगुप्त ने इन रूलर्स को हरा कर यहाँ का जो किंगडम है वो अपने एम्पायर में समाहित कर लिया था। और नेक्स्ट जो है दक्षिण पता ये आप देखेंगे साउथ में, ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये। ठीक है, रेड डॉट्स, इसके बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पे 12 रूलर्स थे। ठीक है, और जो कैपिटल मार्क की गई है रेड डॉट से इस मैप पे, उनमें से अगर हम देखें तो कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने समुद्रगुप्त को खुद को सरेंडर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि युद्ध में उनकी हार हुई थी और इसके बाद उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था, और इस तरह से उन्होंने अपना जो किंगडम था वो समुद्रगुप्त के हवाले कर दिया था। ठीक है, तो इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, और कुछ संघ और नॉर्थ वेस्ट जो कि पर्पल से मार्क है, यहाँ पे देखते हैं पर्पल से मार्क है जो ये एरिया जो पर्पल से मार्क है। राइट, इसके बारे में देखते हैं। पर्पल एरिया जो नॉर्थ वेस्ट मार्क जो पर्पल से मार्क
हैं वो उन्होंने जो वहाँ के रूलर्स थे ना, उन्होंने इसको राजा को एज ए ट्रिब्यूट दे दिया था, और इस तरह से वो राजा के जो ऑर्डर्स थे वो फॉलो करते थे, उनके कोर्ट्स को भी अटेंड करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो आउटर एरिया है, आउटर एरिया मतलब जो इंडिया से बाहर वाला एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो ब्लू मार्क्स हैं, यहाँ पे जो इनके डिसेंडेंट्स थे, जो कुशानास के और साकास के, वो और कुछ रूलर्स थे श्रीलंका के, वो यहाँ पे रूल किया करते थे। ये जो सारी जगहें थी, मतलब किंगडम्स थे, ये इन्होंने समुद्रगुप्त को सबमिट कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी डॉटर जो थी वो यहाँ पे ब्याही हुई थी। ठीक है, उनकी मैरिज हुई थी समुद्रगुप्त के यहाँ पे, जिस तरह से एक मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंस बनी थी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ के जो किंगडम्स थे उस पर भी जो समुद्रगुप्त थे उनका राज हो गया था। तो इस तरह से जो पूरी इंडिया को कैप्चर किया था समुद्रगुप्त ने अलग अलग टेक्निक से, राइट। उसके बाद मैप तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जेनोलॉजिस क्या था। जेनोलॉजिस इन द सेंस कि उनकी जो मतलब दादा परदादा, फादर, मदर, इन सब चीज़ों से ये प्रशस्ति जो थी वो चली आई थी। मतलब ये इनका एक ना डिसेंडेंट कहते हैं, राइट, कि ये प्रशस्ति में मेंशन है कि जो समुद्रगुप्त के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, फादर थे, मदर थी, और उनकी जो मदर थी ना, कुमार देवी उनका नाम था, वो लिच्छवी गणा की प्रिंसेस थी। ठीक है, और उनके जो फादर थे चंद्रगुप्त, वो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और उन्होंने ग्रैंड टाइटल अडॉप्ट किया था जिसको महाधिराज कहते हैं, टाइटल जो बाद में समुद्रगुप्त ने भी इस टाइटल को यूज़ किया। और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कुछ मेंशन किया था एज अ महाराजास। ठीक है, वो महाराजास उन्होंने टाइटल खुद को दिया था। इस तरह से जो एक ना इम्पॉर्टेंस वो अपनी फैमिली को दे रहे थे इन सभी टाइटल्स का यूज़ करके। समुद्रगुप्त अगर हम देखें तो उनके जो जेनोलिसिस है, मतलब जेनोलिसिस मतलब लिस्ट ऑफ एंसेंडर्स, मतलब उनके मतलब पीढ़ियों की कितनी लिस्ट है, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, इस तरह से लिस्ट ऑफ एंसेंडर्स। ठीक है, वो रूलर थे उस डायनेस्टी के, और उनके सन जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो भी गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। जैसा कि हम जानते हैं उनके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में उनको मेंशन किया गया है, और कुछ वेस्टर्न इंडिया से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ अगर हम देखें तो जो कोर्ट में कुछ लर्न पीपल थे उनके बारे में उन्होंने लिखा था, और जो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। ठीक है, हर्षचरिता अगर हम देखें तो गुप्ता पीरियड की गुप्ता रूलर्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है उनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के थ्रू, लेकिन हमने कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें फाउंड की हैं एक किंग्स की बायोग्राफीज़ के थ्रू। ठीक है, जो हर्षवर्धना थे उन्होंने 14 साल ईयर्स तक रूल किया। ठीक है, हर्षवर्धना रूल नियरली 1400 ईयर्स अगो, 1400 साल पहले उन्होंने रूल किया था। ठीक है, और वो एक रूलर थे। उनके कोर्ट में एक पोएट थे बाण भट्ट जो थे, उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरिता, संस्कृत में लिखी थी, और जिसको हर्षा के जो जेनोलिसिस है उसके बारे में इन्होंने दिया था, और एंड किया था बिकमिंग किंग। ठीक है, किस तरह से वो किंग बने और उनका जो एंसेंट्रल जो भी था आइडिया उन्होंने उसमें दिया। फिर ज़ुआंगज़ांग जो थे उन्होंने भी कुछ लिखा, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बहुत टाइम हर्षा के कोर्ट में उन्होंने बिताया था। ठीक है, और इस तरह से वो अपने अकाउंट में उनके बारे में लिखते हैं। हर्षा जो थे वो एल्डेस्ट सन नहीं थे अपने फादर के, लेकिन वो थानेसर के किंग बने थे। ठीक है, आफ्टर अपने फादर और एल्डर ब्रदर के डेथ के बाद। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो रूलर थे कन्नौज के, और उनको मार दिया गया था बंगाल के रूलर के द्वारा। और हर्षा ने फिर उनके किंगडम जो था कन्नौज के ऊपर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, और इस तरह से उन्होंने एक आर्मी खड़ी की थी अगेंस्ट रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ही वॉज सक्सेसफुल इन ईस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा सफल हुए थे, और उन्होंने मगध को कन्क्योर किया था और बंगाल को भी किया था। एंड ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल एल्सवेयर, और कहीं भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और उन्होंने नर्मदा को भी क्रॉस करने का ट्राई किया था डेक्कन में, लेकिन वहाँ के जो रूलर्स थे चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने उनको वहाँ पर रोक लिया था। ठीक है, तो इस तरह से
पुलकेशन सेकंड ने उनको रोक लिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पल्लवास चालुक्य पुलकेशन प्रशस्ति। ठीक है, इनकी प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। पालवा और चालुक्य जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज़ थी साउथ इंडिया में। अगर हम देखें उस पीरियड के दौरान तो जो किंगडम थे ना पल्लवास, उन्होंने अपनी जो पल्लवास का किंगडम था वो काफ़ी हद तक फैला हुआ था। अगर हम देखें अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, और चालुक्य जो कि सेंटर था अराउंड रायचूर दोआब और बिटवीन रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, तो इन सब एरिया को वो कैप्चर किए हुए थे। उनका जो एम्पायर था इन सब एरिया में फैला हुआ था। आयोल जो कि चालुक्यास की कैपिटल थी और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। ठीक है, उन्होंने डेवलप किया था एज ए रिलीजियस सेंटर जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हुआ करते थे। और पल्लवास और चालुक्यास फ्रीक्वेंटली यहाँ पे रेड किया करते थे, रेडेड वन अनदर्स लैंड, एक दूसरे के लैंड पे ही रेड किया करते थे। स्पेशली वो कैपिटल सिटीज़ पर अटैक करते थे और जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस टाउन होते थे वहाँ पे वो अटैक करते थे। तो जो बेस्ट नोन चालुक्य रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, अब हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी प्रशस्ति के बारे में, जो कि कंपोज की गई थी उनके पोएट के द्वारा। रवि कीर्ति नाम था उनका, वो उनके कोर्ट में पोएट थे और उनके द्वारा इस प्रशस्ति को कंपोज किया गया था। उन्होंने बताया कि जो उनके एंसेंटर हैं वो 4 जनरेशन से उनको ट्रैक फादर टू सन, ठीक है, 4 जनरेशन थी फादर टू सन। और जो पुलकेशन थे वो एविडेंटली उन्होंने अपना जो किंगडम था वो अपने अंकल से लिया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रवि कीर्ति ने कंपोज किया है कि कुछ चीज़ें जो वेस्ट से ईस्ट तक उन्होंने कुछ एक्सपीडिशन की थी और उसके बाद उन्होंने कुछ हर्षा ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, कुछ पोएम वगैरह भी उन्होंने लिखी थी। और हर्षा मतलब होता है कि मीन्स ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने अपने पोएम में लिखा था कि कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड दिया था कि हर्षा मीन्स हैप्पीनेस होता है। तो पोएट ने कहा कि आफ्टर डिफीट, मतलब डिफीट के बाद, हार के बाद, हर्षा जो थे वो ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया, हर्ष नहीं रह पाए। ठीक है, पुलकेशिन ने अटैक किया था पल्लवा किंग पर और उन्होंने जो कांचीपुरम का वॉल था उसके पीछे उन्होंने शेल्टर लिया था। चालुक्य की जो विक्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े समय के लिए थी। अल्टीमेटली जो पल्लवा और चालुक्य थे उन्होंने अपने जो न्यू रूलर्स जो थे गिव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटास एंड चोला डायनेस्टी। उन्होंने चोला डायनेस्टी को न्यू रूलर्स वगैरह बना दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं हाउ वर दिस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेट, किस तरह से इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। अगर हम देखें तो अर्लियर किंग के केस में कि जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रूलर्स के लिए। ठीक है, लैंड रेवेन्यू से ही उनका सारा जो खर्चा था वो चलता था। ठीक है, और विलेज जो था वो एक बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो खेती बाड़ी होती है वो विलेज में ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स कहाँ पे होती हैं, विलेज में ही होती हैं। तो जो कुछ न्यू डेवलपमेंट्स थे वो भी वहाँ पे होते थे। किंग्स ने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की थी, जैसे किस तरह से वो पावरफुल मैंस की जो सपोर्ट है वो हासिल कर सकते हैं और किस तरह से इकोनॉमिकली सोशली पावरफुल बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि पॉलिटिकल और मिलिट्रीली जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इस तरह से वो अपने आप को किस तरह से पावरफुल बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का उन्होंने जिक्र करना शुरू किया। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोएट्स थे जो हेरिडिटरी थे, मतलब कि जैसे कुछ सन अपने फादर को सक्सीड कर गए, उनके पोस्ट पे आ गए। ठीक है, उनके फादर के बाद उनके सन उनके पोस्ट पे आ गए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हरिसेना जो थे पोएट थे, फिर उसके बाद उनका जो मतलब पोस्ट थी वो दंड नायिका थी, जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर कहते हैं, और उनके फादर की तरह। ठीक है, लेकिन सम टाइम जो एक पर्सन था वो कई सारे ऑफिसर्स को हेल्ड करता था। लाइक जैसे कि महादंड नायिका हरिसेना जो थे वो कुमार आत्मेय मीनिंग की इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे, और संधि विग्रहिका मतलब कि एक मिनिस्टर थे वॉर एंड पीस के। तो एक पर्सन कई पोस्ट होल्ड करता था। ठीक है, तो अगर हम देखें इन सब के अलावा जो इम्पॉर्टेंट मैन था जिसे हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कह सकते हैं कि इसमें नगरा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर, मर्चेंट ऑफ द सिटी, ये सब मेन थे। ठीक है,
उसके बाद जो सातवाहना लीडर जो थे मर्चेंट के कारवांस के, वो हुआ करते थे। फिर थे प्राथमा कुलिका जो चीफ क्राफ्टमैन होते थे, और हेड ऑफ द कायस्थास एंड स्क्राइब्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है। और दिस पॉलिसीज़ वर रीजनेबली अफेक्टिव, ये पॉलिसीज़ अफेक्टिव भी होती थी, लेकिन सूनर और लेटर कुछ पावरफुल मैन जो थे वो स्ट्रांगली ग्रो हुए, जो कि इस इंडिपेंडेंट किंगडम को हेल्ड करने के लिए, सेट करने के लिए काफ़ी थे, ठीक है। अब देखते हैं न्यू काइंड ऑफ फार्मिंग। लाइक अर्लियर रूलर अगर हम देखेंगे तो कुछ किंग्स जो थे वो अपनी खुद की वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी मेंटेन करके रखते थे। एलिफेंट होते थे, चैरियट कावलरी होती थी, फुट सोल्जर्स होते थे, और कुछ मिलिट्री लीडर्स जो थे, मिलिट्री लीडर्स जो थे वो किंग को प्रोवाइड करते थे ट्रूप्स जब उनको ज़रूरत होती थी, ठीक है। फिर दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, उनको रेगुलर सैलरीज तो पेड नहीं होती थी, लेकिन सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड्स, लेकिन सैलरी के बदले में उन्हें लैंड वगैरह मिल जाया करती थी। वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड फ्रॉम द लैंड, और उसको अपने सोल्जर और हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते थे। वो वेलफेयर में उनको इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते थे, समंताज, ठीक है। समंताज जो ये सब करते थे उनको समंताज कहते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वो रेवेन्यू जो है वो सोल्जर्स को, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए खर्च होता था, और वॉरफेयर में उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता था, और इस तरह के काम करने वाले को क्या बोलते थे, समंताज। और जब भी रूलर जो था वो वीक मालूम पड़ता था तो समंताज जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की फिराक में हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरह से एक ऐसा बंदा हुआ करता था जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता था कि अगर रूलर अपने आप को वीक प्रिटेंड कर रहा है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते थे, ठीक है। असेंबली इन द सदर्न किंगडम। अब देखें तो सदर्न किंगडम में किस तरह की असेंबलीज हुआ करती थी, जो पल्लवा ने मेंशन किया है अपने इंस्क्रिप्शंस में कि जो ढेर सारी लोकल असेंबलीज हुआ करती थी, और इसमें इंक्लूड होती थी सभा, जो विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स एंड लैंड ओनर। उसमें 2 लोग होते थे, एक ब्राह्मण्स एक लैंड ओनर। और असेंबली की जो फंक्शन होता था वो सब कमेटी एक बिठाई जाती थी, जो कि देखभाल करती थी इरिगेशन और एग्रीकल्चरल जो भी ऑपरेशंस होते थे उनका देखभाल करती थी, उस पर डिसीजन लेती थी, और रोड बना है कि नहीं बना है, किस तरह से बना है, इस पर डिसीजन लेती थी, और लोकल टेम्पल्स वगैरह के ऊपर डिसीजन लेती थी। तो इस तरह के डिसीजन जो होते थे वो असेंबली में लिए जाते थे। उर मतलब विलेज होता है, राइट। उर मतलब क्या होता है, विलेज होता है। और एक विलेज असेंबली थी जो कि फाउंड हुई थी, जहाँ पे लैंड ओनर्स जो थे वो ब्राह्मण्स नहीं थे। एंड नगरम वॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। नगरम क्या थी, एक मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये एक असेंबली थी जो कि एक रिच और पावरफुल लैंड ओनर के द्वारा, लैंड ओनर और मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। उसमें से बहुत सारी लोकल असेंबलीज थी जो सालों साल अपनी जो फंक्शंस थी वो कंटिन्यू रखती थी, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल का क्या स्टैंस होता था किंगडम में, अगर हम देखें तो ओकेजनल ग्लिम्स अगर हम देखें तो जो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ थी फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स, उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं कि उनका क्या काम होता था। कालिदास फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट, कालिदास जो थे उन्होंने एक प्ले में जो कोर्ट की किंग थी उनकी लाइफ को डिपिक्ट किया था, और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फीचर बताया था उस प्ले में कि किंग जो था, किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर नोन एज ए स्पीकिंग संस्कृत, ठीक है। जो किंग्स थे और ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत भाषा में बात किया करते थे, जबकि वुमेन और मैन अदर देन किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। जो एक ब्राह्मण्स और एक किंग को छोड़कर जो आम जनता थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ करती थी। और उनका जो मोस्ट फेमस प्ले है अभिजनन शकुंतलम, वो स्टोरी जो थी एक लव स्टोरी थी बिटवीन किंग जिसका नाम था दुष्यंत और एक यंग वुमेन थी जिसका नाम था शकुंतला। इसमें अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस जो था वो पुअर फिशरमैन ने प्ले की है, ठीक है। इस प्ले में इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ द पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, क्या होता है कि एक फिशरमैन होता है, वो एक प्रीशियस रिंग उसको मिलती है विच इज़ अ किंग हैड गिवन टू शकुंतला, जो शकुंतला को किंग ने दी होती है, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वेलोड बाय फिश। फिर क्या होता है कि जो वो रिंग होती है वो फिश के द्वारा निगल ली जाती है, ठीक है। व्हेन ही वेंट टू द प्लेस विद इट, द गेट मैन अक्यूज्ड हिम ऑफ
थैप। तो जब वो उस जगह पे जाती हैं तो एक गेटमैन को उसका चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने उस रिंग को चुराई है। तो जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता था वो बहुत ही ज़्यादा रूड था, और किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ रिंग एंड सेंड द रिवॉर्ड टू द फिशरमैन। लेकिन जब फिशरमैन को वो किंग मिल जाती है तो किंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसको रिवॉर्ड देता है, ठीक है, फिशरमैन को। तो पुलिस ऑफिसर और गेटमैन डिसाइडेड टू टेक शेयर ऑफ द रिवॉर्ड। अब पुलिसमैन और जो गेटमैन होते हैं उसके रिवॉर्ड में से उसका शेयर वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और वो फिशरमैन के साथ जाते हैं और दारू पीने लगते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ पे होती थी आम लोगों के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या जो पुअर मैन था, फिशरमैन था, उसने कहीं रिपोर्ट की कि उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ था, क्योंकि उसने वो चीज़ नहीं, जो पुअर मैन था उसने वो चीज़ नहीं चुराई थी, राइट। तो इस तरह से कोई भी नहीं था। चाइनीज़ पिलग्रिम जो थे फाइयान, उन्होंने नोटिस किया कि जो अनटचेबल्स थे वो अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था उनके साथ, हाई और माइटी लोगों के द्वारा, मतलब ताकतवर लोगों के द्वारा उनको सही ट्रीट नहीं किया जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, उनको सिटी से बाहर रखा जाता था। उन्होंने लिखा है कि इफ़ सच अ मैन एंटर अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, अगर इस तरह का कोई पर्सन, अनटचेबल पर्सन अगर मार्केट प्लेस और टाउन में एंटर करता है तो जो ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। तो एक तरह का उसने पीस ऑफ वुड अपने पैरों में डाला होता था ताकि वो खुद को सेपरेट, एक पैरों में वो लकड़ी का कुछ चीज़ डाले ताकि उसका जो फुट है वो नीचे टच ना हो और वो खुद को लोगों से अलग रखे। और पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इज़ मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम टू ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। तो अगर उसकी आवाज़ से लोगों को पता चल जाता था कि वो आ रहा है, तो इस तरह से लोग बचते थे कि वो उनको टच ना करें, ठीक है। और वो एक तरह सा ब्रश लिया होता था, तो जिस रास्ते वो चलता था वहाँ पे उसको झाड़ू मारते हुए चलता था। तो इस तरह की कंडीशन थी वहाँ पे आम लोगों की और अछूत लोगों की, अनटचेबल लोगों की। एंड बाणभट्ट ने कहा है कि एक किंग एक विविड पिक्चर प्रोवाइड की है, द किंग्स आर्मी ऑन द मूव, ठीक है। किंग्स आर्मी की मतलब कि किंग जो था वो ट्रैवल करता था बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ। तो वेपन्स के अलावा जो थी वहाँ पे बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें होती थी, जैसे पॉट, पैंस, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टूल, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स एज एज गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, जो कि कार्ट पे लोडेड हुआ करती थी, जो एनिमल्स खींचा करते थे जैसे कि कैमल्स, एलिफेंट। और एक ह्यूज आर्मी होती थी और म्यूजिशियंस होते थे, बीटिंग ड्रम्स वगैरह होते थे बजाने वाले, हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स होते थे, ठीक है। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो ये सारी सुविधाएं साथ लेकर जाते थे। तो विलेजर्स जो थे वो एक तरह की उनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते थे रास्ते में, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह होती थी, जैसे कर्ड्स, गुड़, फ्लावर, दही, गुड़ और फ्लावर्स वगैरह, और कुछ फूडर्स जो होते थे खाना एनिमल्स को प्रोवाइड करते थे। ऑल्सो वो ट्राई करते थे कि वो किंग को मिलें और उनकी कंप्लेंट वगैरह उनको बताएं, ठीक है, जो उनके अगेंस्ट हो रही है उनके सामने। तो इस तरह से आर्मी जो थी एक आर्मी लेफ्ट ए ट्रेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, एलिफेंट्स ऑफन ट्रम्पल डाउन एंड हट्स ऑफ विलेजर्स। इस तरह से विलेजर्स को भी काफ़ी नुकसान होता था, और जो बैल होते थे, पालतू बैल, वो कारवां में जाया करते थे साथ में मर्चेंट्स के साथ, ठीक है, वो भाग जाया करते थे, स्केयर्ड हो जाते। तो इस तरह से बाणभट्ट ने कहा है कि द होल वर्ड वॉज स्वैलोड अप इन रस्ट, ठीक है। तो एक इस तरह का वर्ड उन्होंने दिया। तो दैट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।